नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर का रिवीजन। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर का अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी इसमें से एमसीक्यू पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, या कभी जो टोटल इनकम आता है क्वेश्चन, टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें इसका एक आध पॉइंट आ जाता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में सबसे पहले मैंने देखा था सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन। ये बोलता है इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अगर इनकम बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम बाकी के 4 हेड कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, वहाँ टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट नहीं है, तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे लॉटरी की इनकम है, बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होती और इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो कहाँ कवर हो जाएगी? वो अदर सोर्स वाले हेड में कवर हो जाएगी। जैसे डिविडेंड की इनकम है, बाकी के 4 हेड में नहीं आती और इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो कहाँ जाएगी? वो अदर सोर्स वाले हेड में आ जाएगी। अब कौन कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी वो बता रखा है। सबसे पहले डिविडेंड इनकम जो होगी हमेशा आपकी यहाँ टैक्सेबल होगी। शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलेगा हमेशा यहाँ टैक्सेबल होगा। चाहे शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है, फिर भी डिविडेंड इनकम कहाँ होगी? टैक्सेबल हमेशा अदर सोर्स की इनकम आनी जाएगी। दूसरा, यूटीआई या म्यूचुअल फंड से अगर आपको इनकम होती है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपने हेल्ड कर रखी है, पहले क्या होती थी? ये इनकम सेक्शन 1035 में एग्जम्प्ट होती थी यूनिट होल्डर के हैंड्स में, लेकिन अब ये टैक्सेबल होती है, तो ये इनकम यूनिट होल्डर के हैंड्स में अदर सोर्स की इनकम बनेगी। इसके बाद कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी वगैरह की इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। अगर आपको कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी यहाँ टैक्सेबल होगा। अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, वो भी यहाँ टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर आपने प्लान एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट पे दिया है और आपका बिजनेस नहीं है प्लान एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट पे देने का, तो वो इनकम जो होगी रेंट की इनकम, वो यहाँ टैक्सेबल होगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन अगर आपको मिली है, यहाँ टैक्सेबल होगी। अगर एमपी एमएलए को सैलरी की इनकम होती है, वो यहाँ टैक्सेबल होगी। इसके अलावा अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब या तो प्राइवेट कंपनी या तो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उसने क्या किए हैं? एफएमबी से ज़्यादा में शेयर इशू किए हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर आपको मनी या प्रॉपर्टी मिला है विदाउट कंसिडरेशन के, या तो बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के, और कितना मिला है? 50,000 से ज़्यादा का मिला है, एक तरीके से आपको गिफ्ट मिला है 50,000 से ज़्यादा का, वो यहाँ टैक्सेबल होगा। इसके अलावा कोई और भी इनकम है जो बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट नहीं है, वो यहाँ कवर हो जाएगी। तो ये सारी इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। इनको एक एक करके अपन यहाँ देखेंगे। इसके साथ इस चैप्टर में अपन एक जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक टैक्सेशन का नया कंसेप्ट आया है सेक्शन 115 बीबीएच, वो भी अपन डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डिविडेंड इनकम। तो अगर आपको किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, कैसे भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, चाहे वो एक्चुअल डिविडेंड हो चाहे डीम्ड डिविडेंड हो, कैसा भी डिविडेंड हो, चाहे वो एक्चुअल वाला हो चाहे डीम्ड वाला हो, शेयर होल्डर के एंड से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। शेयर होल्डर के एंड से टैक्सेबल होगा। और जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, उसको कोई भी डीडीटी नहीं देना, उसके एंड से वो डिविडेंड क्या रहेगा? एकदम। हाँ, डिविडेंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कंपनी को, लेकिन कंपनी को कोई डीडीटी वगैरह भी नहीं देना। ये था डिविडेंड। कोई सा भी डिविडेंड हो, किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिला हो, शेयर होल्डर के एंड से टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और कैसे टैक्सेबल होता है? अगर रेजिडेंट शेयर होल्डर होता है तो जनरल रेट लग जाती है, जो भी जनरल रेट दे रखी है ना, वो रेट लग जाती है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर होता है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन आएगा अपना एनआर टैक्सेशन में 115 है, वहाँ एक रेट दे रखी है, वो रेट लग जाती है। ये फर्क होता है। अब डिविडेंड की इनकम में से आपको कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। ओनली इंटरेस्ट के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। ओनली इंटरेस्ट के खर्चे का मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा? मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। 20% ऑफ सच इनकम मतलब मान लो आपने कोई लोन लिया और उस लोन को किसी कंपनी के शेयर से इन्वेस्ट कर दिया और आपको अब डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका मान लो इंटरेस्ट बना 5 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा बना। डिविडेंड आपको मिला मान लो 10 लाख डिविडेंड मिला, तो 10 लाख का 20% करो। जो इनकम हुई डिविडेंड की 10 लाख का 20% करो, कितना हुआ? 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। मान लो 5 लाख का इंटरेस्ट बना तो 2 लाख का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। 10 लाख का डिविडेंड है तो 2 लाख का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपको डिविडेंड की इनकम में से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ओनली इंटरेस्ट का खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद अपने देखा डीम्ड डिविडेंड। अब ये डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? डीम्ड डिविडेंड के आपको 5 पॉइंट बता रखे हैं। इसमें क्या बता रखा है कि कंपनी डिविडेंड की जगह शेयर होल्डर को कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी और नाम से कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी और नाम से कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्री में, तो वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड। अब कौन कौन से केस बता रखे हैं? सबसे पहले सेक्शन 222A, इसमें बता रखा है कंपनी क्या कर रही है? अपने एसेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री में। कंपनी अपने एसेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री में टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? कंपनी के जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस है उस लिमिट तक क्या बन जाएगा? वो डीम्ड डिविडेंड। मान लो कंपनी के रिजर्व्स हैं 10 लाख के और कंपनी ने मान लो 12 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री में शेयर होल्डर को, तो 10 लाख तक मैक्सिमम कितना? जितने कंपनी के रिजर्व्स हैं मैक्सिमम उस लिमिट तक क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो 10 लाख रिजर्व्स हैं मान लो कंपनी के और 12 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे तो 10 लाख क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। दूसरा केस, कंपनी क्या कर रही है? शेयर होल्डर को या तो डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या बन जाएगा? 222B में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तीसरा, लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का और कंपनी लिक्विडेशन के केस में
अपने एसेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 222C वाला क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। इसके अलावा कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके, पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करके शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लो कंपनी की पेड अप कैपिटल थी 10 रुपीज़ पर शेयर, कंपनी ने उसको 6 रुपये कर दिया और 4 रुपीज़ शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी क्या बन जाएगा, 222D वाला डीम डिविडेंड बन जाएगा। ये 4 केस बता रखे हैं। कंपनी क्या करती थी पहले, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती तो शेयर होल्डर के एंड पे टैक्सेबल हो जाता था, कंपनी को कोई डिडक्शन वगैरह भी नहीं मिलता था डिविडेंड का। तो कंपनी क्या करती थी, किसी ओन नाम से शेयर होल्डर को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती थी। तो अब कंपनी किसी भी नाम से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी फ्री में चीज़ें, तो वो बन जाएगा डीम डिविडेंड और शेयर होल्डर के एंड पे क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे 222A B C और D में। इसके बाद 222E, ये एक स्पेशल पॉइंट है, और जो 222E वाला पॉइंट है ये खाली लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी में। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और वो क्या कर रही है, लोन और एडवांस दे रही है शेयर होल्डर को टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी के जितने रिजर्व्स हैं उस लेवल तक लोन और एडवांस दे रही है, वो क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा 222E में। अब ये 222E वाला जो डीम डिविडेंड है यही काम का है, बाकी 4 तो बिल्कुल फालतू डीम डिविडेंड है, कुछ काम के नहीं है। अब इस 222E वाले को अपन समझेंगे डिटेल में। तो 222E में बता रखा है कोई ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। वो क्या करती है, लोन और एडवांस देती है। लोन और एडवांस देती है, किसको देती है, ऐसे शेयर होल्डर को देती है, ऐसे शेयर होल्डर को देती है जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एक कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो लोन और एडवांस दे रही है ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का क्या है, वोटिंग पावर है, या तो उसको दे रही है, या कोई ऐसी एंटिटी को दे रही है, या कोई ऐसी कंसर्न या एंटिटी को दे रही है। एंटिटी मतलब वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, एंटिटी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो किसी एंटिटी को दे रही है जिसमें उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का, ऊपर वाला शेयर होल्डर कौन सा, वो 10% वाला जो शेयर होल्डर है, उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का क्या है, उस एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लोन और एडवांस दे रही है, या तो ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जिस शेयर होल्डर का उस कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है, या ऐसी एंटिटी को दे रही है जिसमें उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का, ऊपर वाला कौन सा शेयर होल्डर, 10% वाला जो शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर का उस एंटिटी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर प्रॉफिट शेयर, 20% और मोर प्रॉफिट शेयर है। तो क्या होगा, ऐसे केस में जो अमाउंट का कंपनी ने लोन और एडवांस दिया वो कंपनी का बन जाएगा, कंपनी के क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। शेयर होल्डर के एंड से क्या बन जाएगा, वो डीम डिविडेंड बन जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। मिस्टर ए की होल्डिंग है पार्ले कंपनी में 10% और मोर की, 10% और मोर की होल्डिंग है। अब मान लो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के रिजर्व्स हैं 10 लाख के, और पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, मिस्टर ए को लोन और एडवांस दे रही है। तो जो लोन और एडवांस मिस्टर ए को दे रही है ये क्या बन जाएगा, मिस्टर ए के हैंड्स में डीम डिविडेंड बन जाएगा। डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, और किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के हैंड्स में। कंपनी के हैंड्स में नहीं होता टैक्सेबल, जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके हैंड्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब मान लो मिस्टर ए की एक फर्म है ए एंड कंपनी, जिसमें मिस्टर ए का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब मिस्टर ए का 20% और मोर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR है 20% और मोर का ए एंड कंपनी में। अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, मिस्टर ए को लोन नहीं दे रही, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड लोन दे रही है उस ए एंड कंपनी को, लोन दे रही है। मतलब जिस एंटिटी में मिस्टर ए जो ऊपर वाला शेयर होल्डर था, 10% और मोर वाला शेयर होल्डर था, उस शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस एंटिटी को लोन दे रही है। कौन, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ए एंड कंपनी को लोन दे रही है। तो ये लोन और एडवांस क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। किसके हैंड्स में बनेगा, मिस्टर ए के हैंड्स में। किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हैंड्स में। फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, ए एंड कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। किसके हैंड्स में बनेगा डीम डिविडेंड, शेयर होल्डर के हैंड्स में। चाहे उसकी एंटिटी को दे चाहे शेयर होल्डर को दे, दोनों केस में किसके हैंड्स में बनेगा, दोनों केस में किसके हैंड्स में बनेगा डीम डिविडेंड, शेयर होल्डर के हैंड्स में। अब कितना बनेगा, मैंने बताया था ऊपर के सभी पॉइंट में क्या है, टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस है 10 लाख के। मान लो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने जो लोन दिया है मिस्टर ए को, यार एडवांस दिया है, वो दिया है 8 लाख का। तो 8 लाख और 10 लाख इन दोनों का लोअर कर दो आप, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस और जितना लोन दिया उन दोनों का लोअर कर दो आप, तो 8 लाख का बन जाएगा। मान लो रिजर्व्स पार्ले के 10 लाख है और पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को लोन दिया 5 लाख का, तो 5 लाख का बन जाएगा डीम डिविडेंड। रिजर्व्स 10 लाख के और पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने जो लोन दिया है वो दिया मान लो 12 लाख का, तो कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम अप टू रिजर्व्स एंड सरप्लस मैक्सिमम कितना बनेगा, जितने रिजर्व्स है 10 लाख। तो 12 लाख का लोन दिया है तो कितना बनेगा, रिजर्व्स 10 लाख है तो 10 लाख ही बनेगा, 10 लाख ही बनेगा। अब कुछ लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। ज़्यादा दिमाग कैसे लगा देते हैं, वो क्या करते हैं,
रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिस्टर ए जो है शेयर होल्डर, उसकी होल्डिंग निकाल लेते हैं 10 लाख की रिजर्व है 5 लाख की, और मिस्टर ए की मान लो होल्डिंग है 10%। वो क्या करते हैं 10 लाख इंटू 10% कर देते हैं, निकाला उन्होंने 1 लाख, और इस 1 लाख से कंपेयर करते हैं कि मैक्सिमम 1 लाख तक बनेगा डीम्ड डिविडेंड। ऐसा नहीं करना आपको, ये उल्टी सुल्टी चीज़ें नहीं करनी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। कंपनी के जितने टोटल रिजर्व्स हैं मैक्सिमम उस लिमिट तक बन सकता है डीम्ड डिविडेंड, उसमें अपन को शेयर होल्डर के अंदर से होल्डिंग नहीं निकालनी। तो कंपनी के 10 लाख रिजर्व्स है, मान लो कंपनी ने 12 लाख का लोन दिया तो 10 लाख का डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। 8 लाख का लोन दिया तो 8 लाख का बन जाएगा। 4 लाख का दिया 4 लाख का बन जाएगा। मैक्सिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम 10 लाख तक बनेगा। इस तरह से होता है डीम्ड डिविडेंड। अब इसके बाद एक पॉइंट दे रखा था, इसमें एक नोट दे रखा था, अगर कंपनी क्या कर रही है, ना तो शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही लोन का, ना ही उसकी एंटिटी को दे रही है लोन। किसको दे रही है, जो लोन और एडवांस दे रही है किसी थर्ड पर्सन को दे रही है, किसी थर्ड पर्सन को दे रही है। कैसे दे रही है थर्ड पर्सन को, या तो शेयर होल्डर के कहने पे दे रही है, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, या मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, जो लोन और एडवांस दे रही है वो किसी थर्ड पर्सन को दे रही है, या तो उस शेयर होल्डर के कहने पे दे रही है, या उस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए दे रही है, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। जैसे मान लो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, इस केस में मिस्टर ए और ए एंड कंपनी को लोन नहीं दे रही, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, लोन और एडवांस दे रही है मिस्टर सी को। एक मिस्टर सी है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल थर्ड पर्सन है, उसको पार्ले प्राइवेट लिमिटेड लोन या एडवांस दे रही है। किसके कहने पे दे रही है, तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, तो या मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए दे रही है, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, या मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए दे रही है, तो ये भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसके हैंड्स में, वही मिस्टर ए के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड बनेगा। और मिस्टर ए के हैंड्स में ही क्या होगा, टैक्सेबल। सी के हैंड्स में नहीं होगा, जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए, शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर थर्ड पर्सन को भी अगर लोन दिया जाता है, या उस शेयर होल्डर के कहने पे, या तो या उस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, तो वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। इसके बाद बता रखा है, अगर मान लो जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए, वो आगे जाकर उस लोन को रिपेमेंट कर देता है, तो रिपेमेंट करना क्या है, इररिलेवेंट। जैसे मान लो कंपनी ने आज लोन दिया और शेयर होल्डर ने मान लो कल ही लोन को रिपे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार लोन दे दिया, एक बार एडवांस दे दिया, वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड, वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। अब इसमें अगला पॉइंट है, शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ तो मैंने शेयर होल्डर क्या लिया था, मिस्टर ए लिया था। अब मिस्टर ए की जगह मान लो यहाँ शेयर होल्डर फर्म भी हो सकती है, एक फर्म भी शेयर होल्डर हो सकती है। मान लो एक फर्म है आरएसए एसोसिएट, वो भी शेयर होल्डर हो सकती है एक कंपनी में। या मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड भी शेयर होल्डर हो सकती है एक दूसरी कंपनी में। ऐसा भी हो सकता है ना, एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है। तो शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, इसके अलावा कंपनी वगैरह कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है। तो ऐसा मत सोचना खाली इंडिविजुअल ही होगा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है। अब टैक्सेबल किसके हैंड्स में होगा, हमेशा शेयर होल्डर के हैंड्स में। जो भी शेयर होल्डर है, चाहे वो कंपनी है शेयर होल्डर, चाहे वो फर्म है शेयर होल्डर, चाहे इंडिविजुअल शेयर होल्डर, उसके हैंड्स में वो डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे बता रखा है 3 ऐसे केस हैं जिस केस में ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा, डीम्ड डिविडेंड माना नहीं जाएगा। 3 केस में कौन कौन सा, पहला केस बता रखा है, अगर जो लोन और एडवांस दिया कंपनी ने वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है। लोन और एडवांस कैसे दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड जो काम करती है, मतलब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड का धंधा ही क्या है, लोन और एडवांस देने का है। मतलब इसका बिजनेस क्या है, लैंडिंग का बिजनेस है, लोन और एडवांस देने का बिजनेस है। तो ये बाकी लोगों को भी लोन और एडवांस देती है। तो इसने अपने शेयर होल्डर को देके, मिस्टर ए को देके कोई गुनाह नहीं किया, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। तो अगर कंपनी का बिजनेस ही क्या है, लोन और एडवांस देने का, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, पहला केस। दूसरा, कंपनी ने जो लोन और एडवांस दिया वो क्या है, ट्रेड एडवांस है, ट्रेड नेचर का एडवांस है। ट्रेड एडवांस क्या होता है, ट्रेड एडवांस मतलब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर ए को लोन और एडवांस दिया। क्यों दिया, ताकि मिस्टर ए क्या करे, उस अमाउंट से पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दे, या उस अमाउंट से पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के लिए जॉब वर्क वगैरह करवा दे, या पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक मशीन खरीद के ले आए। तो ये होता है ट्रेड एडवांस, जो कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, तो ट्रेड एडवांस भी डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। इसके अलावा तीसरा केस दे रखा है, कंपनी ने जो लोन दिया, तीसरा केस और दे रखा है। तीसरा केस क्या दे रखा है, कंपनी ने जो लोन दिया, लोन या एडवांस दिया, क्यों दिया, उस शेयर होल्डर ने पहले कभी कंपनी का कोई भला किया था, पहले कंपनी का कोई भला किया था, या कंपनी का कोई बेनिफिट करवाया था, और उस एहसान को चुकाने के लिए, उस एहसान को चुकाने के लिए कंपनी ने लोन दिया है, उस एहसान को चुकाने के लिए कंपनी ने एडवांस दिया है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड न्यू बनी थी स्टार्टिंग में, तो इसको कोई लोन नहीं दे रहा था। तो मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर ए जो है शेयर होल्डर, उसने क्या किया था, अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख के, अपनी खुद की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके पार्ले प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिलवाया था, आज से 5-7 साल पहले। अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया करंट ईयर में, उस एहसान को चुकाने के लिए, जो मिस्टर ए ने 5-7 साल पहले किया था, उस एहसान को चुकाने के लिए आज पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को एडवांस दे दिया या लोन दे दिया। बताओ डीम्ड डिविडेंड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर पहले शेयर होल्डर ने कोई एहसान कर रखा था कंपनी पे, और उस एहसान को चुकाने के लिए कंपनी ने लोन दिया है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये था आपका डिविडेंड का कंसेप्ट। डिविडेंड की इनकम कैसी भी हो, किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिले आपको, चाहे एक्चुअल हो चाहे डीम्ड हो, शेयर होल्डर के एंड से टैक्सेबल कर देंगे अपन, शेयर होल्डर के एंड से टैक्सेबल कर देंगे, और जो कंपनी पे कर रही है उसको कोई भी डीडीटी नहीं देना। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली इनकम है जो अदर सोर्स की इनकम बनेगी, कौन सी,
अगर आपने यूटीआई या म्यूचुअल फंड की यूनिट सेट कर रखी है, यूटीआई भी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उनकी यूनिट सेल कर रखी है। अगर आप यूनिट सेल करते हो तो कैपिटल गेन लगेगा, वो तो अलग बात हो गई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उन यूनिट से आपको इन्वेस्टमेंट की इनकम हो रही है, उन यूनिट से आपको इनकम हो रही है, जैसे आपको शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट से भी आपको क्या होती है, इनकम होती है, जिसको अपन इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोलते हैं। तो उन यूनिट से आपको इनकम हो रही है। तो यूनिट होल्डर गेन्स में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। पहले ये इनकम क्या होती थी, एग्जेम्प्ट होती थी सेक्शन 1035, लेकिन अब ये टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर गेन्स में। अब इसमें भी क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा, एक खर्चे का मिलेगा, सेम टू सेम डिविडेंड की तरह, ओनली इंटरेस्ट के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम, उतना आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद अगली इनकम है जो यहाँ टैक्सेबल होगी, वो होगी कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम क्या होती है, लॉटरी वगैरह से जो इनकम होती है, पजल्स वगैरह से जो इनकम होती है, कोई भी रेस होती है, घोड़े की रेस, गधे की रेस, उससे जो इनकम हुई, कार्ड गेम से जो इनकम हुई, बैटिंग गैमलिंग, जुआ सट्टा से इनकम हुई जो, इसके अलावा एनी अदर गेम मतलब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति वगैरह से जो इनकम होती है, वो सब यहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स की इनकम बनेगी। अब इसमें स्पेशल बता रखा है, जो कैजुअल इनकम होती है ये ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, मतलब इस इनकम से आपको 1 रुपये का भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। मान लो आपने 5 लाख रुपीज़ की लॉटरी जीती, लेकिन आपका 50,000 का खर्चा हो गया था उसको जीतने में, तो बताओ 4.5 लाख टैक्सेबल करोगे, 4.5 नहीं करोगे, पूरा 5 लाख पे 30% की रेट लगती है। 30% की स्पेशल रेट लगती है, कौन से सेक्शन की, 115 बीबी की। 115 बीबी में इस पर स्पेशल रेट लगती है 30% की, कंपलसरी स्पेशल रेट है। आप चाहे कुछ भी फॉलो करो, लॉटरी की इनकम पे आपको टैक्सेस रेट से देना है, 30% से देना है, और कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा बता रखा है, इस इनकम से, इस लॉटरी की इनकम से आपको चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 वाला 86 से लेकर के 80 वाला कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस लॉटरी वाली जो इनकम होती है, कैजुअल इनकम जो होती है, लॉटरी वगैरह की, गेम्स वगैरह की इनकम, इस इनकम से आप किसी भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस इनकम से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको इस हेड में लॉस आता है, मान लो आपको कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस आता है, लॉस फ्रॉम लॉटरी वगैरह या किसी गेम में आपको लॉस हो जाता है, तो वो लॉस भी क्या होता है, डेड लॉस होता है। उस लॉस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा इस इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, इस हेड में लॉस आता है, मतलब कैजुअल लॉस आता है, आपको कैजुअल लॉस आता है, तो उस लॉस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो लॉस क्या माना जाता है, डूबा हुआ लॉस माना जाता है, वो डूब जाता है। इसके अलावा लास्ट बता रखा है, आपको इस इनकम से, कैजुअल इनकम से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जैसे इंडिविजुअल वगैरह को मिलता है ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट, कि 2.5 लाख तक नहीं। मान लो एक पर्सन है, मिस्टर है, इंडिविजुअल है, इंडिया का रेजिडेंट है, और उसकी ओनली 2 लाख रुपए की लॉटरी की इनकम और कोई इनकम नहीं है, तो ऐसा नहीं करोगे आपके 2.5 लाख तक नील कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। पूरे 2 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा इस इनकम से। ये है कैजुअल इनकम, जो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। इसके बाद अगला इनकम है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपको बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिला, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला। अगर मान लो आपका बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस है, धंधा ही आपका क्या है, बॉन्ड्स वगैरह में, डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इंटरेस्ट की इनकम जाएगी आपकी पीजीबीपी हेड में। लेकिन अगर ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खाली इन्वेस्टमेंट पर्पस है आपका जो बॉन्ड्स डिबेंचर वो आपके स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, बस वैसे आपने वैसे ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो बन जाएगी अदर सोर्स की इनकम। अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो कहाँ जाएगी, अदर सोर्स में आ जाएगी। अब बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिला है, इसमें से क्या होगा, कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या, हाँ मिल जाएगा इसमें से खर्चे का डिडक्शन। कौन सा मिलेगा, अगर आपका कोई इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, कोई ब्रोकरेज का खर्चा हुआ है, कोई और भी खर्चा हुआ है, सारे खर्चे यहाँ अलाउड हो जाएंगे। लेकिन कैसे अलाउड होंगे, एज पर पीजीबीपी प्रोविजन, पीजीबीपी के जो प्रोविजन है उनको फॉलो करके सेम टू सेम वैसे के वैसे अलाउड हो जाएंगे। आगे बता रखा है, अगर आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट खोल रखा है बैंक में, आपने एफडी करवा रखी है, तो सेविंग अकाउंट एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, वो हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनती है। वो हमेशा क्या बनती है, अदर सोर्स की इनकम बनती है। आगे बता रखा है, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड हुआ आपको और उस पर इंटरेस्ट मिला, वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा हमेशा। लेकिन जो इनकम टैक्स रिफंड मिलता है आपको, इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्स पे टैक्सेबल होगा। आगे बता रखा है, कुछ इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट भी होंगी। कौन कौन सी, अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा बता रखा है, आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट कहाँ खुलवा रखा है, पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो आप सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है, तो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है आपका, खुद के नाम पे अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो 3500 तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 3500 से ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है, मान लो आपने अपने नाम के साथ अपने वाइफ का नाम भी डाल रखा अकाउंट में, तो जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, तो 7000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ऊपर अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बता रखा है, अगर आपको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट की इनकम होती है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट पे बहुत नेग्लिजिबल इंटरेस्ट की इनकम होती है, वो भी क्या होगी, अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट को कैपिटल एसेट भी नहीं माना जाता, तो इन पे कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट होता है और इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वो भी क्या होती है, इन पे एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि इन पे रिटर्न काफ़ी कम मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। आगे बता रखा है, अगर आपको कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, मैंने बताया था कैपिटल गेन में अगर आपके एसेट का गवर्नमेंट क्या कर लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है, तो वो आपको कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन उसको देने में गवर्नमेंट टाइम लगा देती है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देती है गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, कहाँ होगा, अदर सोर्स में। कब टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा।
आपको 5 साल पुराना इंटरेस्ट करंट ईयर में मिला तो करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा, जिस प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव होगा उस ईयर में वो आपकी इनकम बन जाएगा। इनकम कैसे बनेगा, जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो ले लो और उसमें से 50% का आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। मान लो आपको करंट ईयर में 5 लाख का इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनसेशन पे, तो 50% का उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो और आपकी आ जाएगी अदर सोर्स की 2.5 लाख की इनकम। कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन की इनकम आ जाएगी। अब इसमें से और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, 50% का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा इस वाली इंटरेस्ट की इनकम में से। आगे बता रखा है एडवांस मनी फॉरफिट। एडवांस मनी फॉरफिट सेक्शन 51 अपने कैपिटल गेन में देखा था। अगर आप फॉरफिट कब करते हो, 1 अप्रैल 2014 से पहले करते हो तो क्या करते हैं, जब आप उस एसेट को फाइनली सेल करते हो तो पोस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया लेस कर देते हैं। और अगर आप फॉरफिट कब करते हो, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद फॉरफिट करते हो तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया था। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर आपने क्या किया, प्लान एंड मशीनरी और फर्नीचर को रेंट पे दे दिया। देखो बिल्डिंग रेंट पे देते हो तो वो आपका चला जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, लेकिन आपने प्लान एंड मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे दे दिया तो उसकी इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। लेकिन मान लो आपका धंधा ही क्या है, प्लान और मशीनरी और फर्नीचर को रेंट पे देने का। धंधा ही क्या है आपका, प्लान और मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे देने का, तो वो पीजीबीपी हेड में चली जाएगी। लेकिन आपका धंधा नहीं है, आपके पास तो कोई ऐसे प्लान और मशीनरी फर्नीचर पड़ा हुआ था, ऐसे कोई पड़ा हुआ था और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, धंधा नहीं है आपका, तो फिर वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इनकम कैसे निकालोगे, जो भी रेंट मिल रहा है आपको रेंट ले लो और उसमें से खर्चे लेस कर दो, रिपेयर का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, डेप्रिसिएशन का या और कोई खर्चा हुआ, सारे के सारे खर्चे लेस कर दो एज पर पीजीबीपी प्रोविजन। जैसे पीजीबीपी प्रोविजन होते हैं सेम उनको फॉलो करके आप डिडक्शन कर दो खर्चों की, आपकी इनकम आ जाएगी रेंटिंग ऑफ प्लान एंड मशीनरी फर्नीचर वाली इनकम। इसके बाद अगला पॉइंट था फैमिली पेंशन। अभी फैमिली पेंशन क्या होती है, एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की फैमिली को मंथली पेंशन देता है। एम्प्लॉयर काफ़ी दयालु आदमी है, अच्छा आदमी है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की फैमिली को मंथली पेंशन देता है, उसे ही बोलते हैं अपन फैमिली पेंशन। किसके आंसर टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉय की फैमिली के आंसर टैक्सेबल होगी। एम्प्लॉय की जो भी फैमिली, वाइफ है, बच्चे जिनको भी मिली है उनके आंसर टैक्सेबल हो जाएगी। अब इस फैमिली पेंशन से डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, जितनी भी फैमिली पेंशन रिसीव हुई है उसका 1/3 कर लो, जितनी भी फैमिली पेंशन रिसीव हुई एम्प्लॉय की फैमिली को उसका 1/3 कर लो और 15,000 पर एनम की लिमिट है, ध्यान रखना 15,000 पर एनम। इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें एक नोट दे रखा है, कोई आर्म्ड फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था, आर्म्ड फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था और वो शहीद हो गया और उसकी अब विधवा या चिल्ड्रन, जो विधवा है या चिल्ड्रन, विडो या चिल्ड्रन है, उनको फैमिली पेंशन मिल रही है। आर्म्ड फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स का जवान शहीद हो गया और उसकी विडो या चिल्ड्रन को फैमिली पेंशन मिलती है, वो पूरी की पूरी एग्जेप्ट होगी, उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी, एग्जेप्ट मानी जाएगी। आगे बता रहा है सैलरी इनकम ऑफ एमपी एमएलए। एमपी एमएलए को देखो सैलरी इनकम होती है, कहाँ से मिलती है सैलरी इनकम, पार्लियामेंट और असेंबली। पार्लियामेंट और असेंबली से इनको पे और अलाउंस मिलते हैं, पे और अलाउंस। उसको वैसे जनरली अपन बोलते हैं सैलरी इनकम, जनरली बोलते हैं सैलरी इनकम, लेकिन वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि पार्लियामेंट, असेंबली और एमपी एमएलए के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता तो सैलरी हेड भी नहीं जाती। तो जो भी पे और अलाउंस मिलते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से एमपी एमएलए को, वो कहाँ आएंगे, टैक्सेबल, अदर सोर्स की इनकम बनेंगे। लेकिन उसमें बता रखा है डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस तो पूरा का पूरा एग्जेप्ट हो जाएगा और जितनी बाकी सैलरी इनकम मिली, मतलब बाकी कोई अदर अलाउंस मिला या कोई सैलरी इनकम या कोई और पे मिला पार्लियामेंट और असेंबली से, पूरा का पूरा क्या बनेगा, अदर सोर्स इनकम बन जाएगा। डेली अलाउंस कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस पूरा एग्जेप्ट कर दो और बाकी सैलरी इनकम फुल्ली टैक्सेबल कर दो, कहाँ पे, अदर सोर्स की इनकम बना दो उसको, अदर सोर्स की इनकम उनको बनानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो थोड़ा सा काम का है, इसका कभी कभी टोटल इनकम के क्वेश्चन में एक आध पॉइंट आ जाता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है उसे बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर्स इशू किए एफएमवी से ज़्यादा पे, तो जो एक्सेस अमाउंट रिसीव किया क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी की इनकम बन जाएगी। जैसे मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड या पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, उसने मान लो शेयर्स इशू किए एफएमवी से ज़्यादा पे। जैसे मान लो कंपनी के शेयर्स की एफएमवी थी 140 और कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया 160 में, तो जो डिफरेंस अमाउंट है कितना, 140 की एफएमवी थी, 160 कंपनी में इशू करे, तो 20 रुपीज़ का एक्सेस अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया। एफएमवी से ज़्यादा कितना रिसीव किया कंपनी ने, 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ क्या हो जाएगी पर शेयर की, कंपनी की अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी, उस पार्ले की क्या बन जाएगी, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। ये है पॉइंट ये वाला। अब इसमें बता रखा है कुछ कंडीशन बता रखी है कब बनेगी इनकम, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को किए हैं तो ही बनेगी। अगर नॉन रेजिडेंट को किए हैं तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, रेजिडेंट शेयर होल्डर को किए हैं तो ही अदर सोर्स की इनकम बनेगी, नॉन रेजिडेंट को किए हैं तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किया वो प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम पे इशू मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो प्रीमियम पे इशू किया और एक फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे होनी चाहिए। एक तो प्रीमियम होना चाहिए और एक फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा। मान लो कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया जबकि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है लेकिन डिस्काउंट पे इशू किए, बताओ इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी। मान लो कंपनी ने फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे इशू किए जबकि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे किए, फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लेकिन पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे किए, बताओ इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी, इनकम नहीं बनेगी। अब इनकम कितनी बनेगी, वही सेम इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ शेयर्स, ये अपन इनकम निकाल देंगे। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ, देखो कैसे इनकम बनेगी। दो कंडीशन है, एक तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा।
प्रीमियम प्लस फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा। तो देखो एग्जांपल 1, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस है 120 ने 20 पे कंपनी ने शेयर इशू किया, मतलब प्रीमियम है, 100 के शेयर 120 पे इशू किया, मतलब प्रीमियम पे इशू किया। एफएमबी 110 है, 110 एफएमबी फर्स्ट एग्जांपल में, तो एफएमबी से ज़्यादा भी है और प्रीमियम भी है, एफएमबी से ज़्यादा भी है और प्रीमियम भी, क्या हो जाएगा, कंपनी की इनकम बन जाएगा। अब इनकम कितनी बनेगी अदर सोर्स की कंपनी की इनकम, उस प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की इनकम कितनी बनेगी, इशू प्राइस माइनस एफएमबी। 120 पे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, एफएमबी 110 है, तो 10 रुपीज़ कंपनी ने एक्स्ट्रा रिसीव किया, 10 रुपीज़ क्या हो जाएगी, कंपनी की इनकम बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल, फेस वैल्यू 100 है, कंपनी ने इशू कर दिया 100 पे, देखो किस पे इशू किए हैं, फेस वैल्यू पे इशू किए हैं, एफएमबी 70, जबकि एफएमबी से ज़्यादा है लेकिन फेस वैल्यू पे इशू किए, प्रीमियम पे इशू नहीं किए, फेस वैल्यू पे इशू किए। दूसरे एग्जांपल में बताओ क्या होगा, सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, कोई इनकम नहीं मिलेगी। तीसरा कहते देखो, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 90 है, देखो डिस्काउंट पे इशू किया, फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू से कम क्या होता है, डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 90 है, डिस्काउंट पे इशू है, जबकि एफएमबी 70, मतलब एफएमबी से तो ज़्यादा है, एफएमबी तो और भी कम है, तो एफएमबी से ज़्यादा भी इशू किया कंपनी ने, लेकिन डिस्काउंट पे किया। बताओ इनकम बनेगी नहीं बनेगी, दो कंडीशन, प्रीमियम भी होना चाहिए और एफएमबी से ज़्यादा, प्रीमियम भी होना चाहिए और एफएमबी से ज़्यादा, तो ही इनकम बनेगी। तीसरे केस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। चौथा केस, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 130, प्रीमियम पे इशू किया, कोई दिक्कत नहीं है, एफएमबी 90 है, एफएमबी से ज़्यादा भी है, तो मतलब इनकम बन जाएगी, इशू प्राइस माइनस एफएमबी। 130 कंपनी ने रिसीव किए, 90 की एफएमबी थी, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव किए, वो कंपनी की इनकम बन जाएगी। और फिफ्थ केस क्या है, फेस वैल्यू देखो 100 है, इशू प्राइस 110 है, तो कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एफएमबी देखो 120, एफएमबी से कम पे इशू किए, एफएमबी से ज़्यादा नहीं, एफएमबी से कम पे, बताओ इनकम बनेगी क्या, नहीं बनेगी। सेक्शन तो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो एप्लीकेबल तो हो जाएगा सेक्शन, लेकिन कंपनी ने एफएमबी से कम रुपीज़ रिसीव किए हैं तो इनकम नहीं बनेगी, और इनकम निकालोगे भी तो आपकी नेगेटिव आ जाएगी। करके देख लो, 110 माइनस 120, इशू प्राइस माइनस एफएमबी करोगे तो -10 आ जाएगा, और अपन को नेगेटिव नहीं लेनी, इनकम नेगेटिव नहीं होती, तो इस केस में नील लेंगे। तो ये था केस ये वाला। अब इसमें एक नोट दे रखा है, ये वाला जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन अपने पढ़ा, प्रोविजन जो पढ़ा, ये अप्लाई नहीं होगा दो केस में अप्लाई नहीं होगा। पहला केस बता रखा है, अगर कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने अमाउंट रिसीव किया, किसने रिसीव किया अमाउंट, या मतलब शेयर किसने इशू किए, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू किया। अब आप बोलोगे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग क्या होती है, ये ऐसी प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है जिनका या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस होता है या टेलीकम्युनिकेशन का, उनको अपन बोलते हैं वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी या ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका या तो इलेक्ट्रिसिटी का या टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस होता है, वो होती है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। तो या तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में शेयर इशू किए, और किसको शेयर इशू किए, वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी को। वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी, आप लोग ये वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी ये क्या होते हैं, ये इस वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी। अभी वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे छोटे मोटे शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा करते हैं और ये वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसने शेयर इशू किए हैं किसको, वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी को शेयर इशू किए हैं, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। चाहे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने एफएमबी से ज़्यादा पे इशू किए हैं और प्रीमियम पे भी इशू किए हैं, फिर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, किसी स्टार्टअप ने शेयर इशू किए, किसी स्टार्टअप ने अमाउंट रिसीव किया, मतलब किसी स्टार्टअप ने शेयर इशू किए। अब आप बोलोगे स्टार्टअप कौन होता है, स्टार्टअप मतलब ये प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं जो न्यू स्टार्ट हुई हैं और इनका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस बता रखा है जिनको अपन स्टार्टअप बोलते हैं। मतलब बिल्कुल न्यू बिजनेस टाइप का होता है, कोई न्यू टाइप का बिजनेस होता है, वो बनता है स्टार्टअप। तो कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो अभी न्यू स्टार्ट हुई है जिसका स्पेसिफाइड कोई बिजनेस है, तो उस स्टार्टअप ने शेयर इशू किए हैं। और वो स्टार्टअप भी कैसा, जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने वाले डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने वाले डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया जिस स्टार्टअप को। दूसरा, उस स्टार्टअप की जो पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम है, उस स्टार्टअप की जो एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम है वो अप टू ₹25 करोड़ तक है, अप टू ₹25 करोड़ तक है। तो अगर ऐसे किसी स्टार्टअप ने शेयर इशू किए हैं तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। चाहे उसने फिर प्रीमियम पे भी इशू किए हैं और एफएमबी से ज़्यादा पे भी इशू किए हैं, फिर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इन दो केस में। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग पे इशू अप्लाई नहीं होगा, दूसरा स्टार्टअप पे अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10, काफ़ी फेमस सेक्शन है। 56 to 10 56-2-10। आपने क्या किया, आपको मनी या प्रॉपर्टी मिली, आपको मनी या प्रॉपर्टी मिली है, या तो बिना कंसिडरेशन के मिली है, मतलब बिल्कुल फ्री में मिली है, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की मिली है, और 50,000 से ज़्यादा की मिली है, 50,000 से ज़्यादा की मिली है, तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। मतलब ये गिफ्ट के टैक्सेशन की बात करता है। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिला है, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिला है, तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। तो जो गिफ्ट मिलता है आपको, वो गिफ्ट भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। कौन सी एड में आएगा, अदर सोर्स। बाकी 4 एड में नहीं आता, वो गिफ्ट कहाँ आएगा, अदर सोर्स की इनकम बनेगा। अब ये सेक्शन है जो 56 to 10,
ये सभी पर्सन पे अप्लाई होता है। गिफ्ट किसी को भी मिले, चाहे वो कंपनी को गिफ्ट मिले, चाहे इंडिविजुअल को गिफ्ट मिले, चाहे फर्म को गिफ्ट मिले, चाहे एचयूएफ को गिफ्ट मिले, सभी पर्सन पे टैक्सेबल होता है, सभी पर्सन पे सेक्शन अप्लाई होता है। अब गिफ्ट कौन कौन सा हो सकता है, किन किन फॉर्म में गिफ्ट मिल सकता है आपको? 3 तरह से गिफ्ट मिल सकता है। या तो मनी मिल सकती है गिफ्ट में आपको, मनी मतलब पैसा मिल सकता है गिफ्ट में, या मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अभी तो आप मान लो शेयर्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ डेफिनेशन बता रखी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन क्या क्या लेंगे। तो शेयर्स, ज्वेलरी वगैरह आपको मान लो गिफ्ट में मिला, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपको गिफ्ट में मिल सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग भी आपको गिफ्ट में मिल सकता है। तो अगर आपको मनी गिफ्ट में मिली है तो इसमें बता रखा है अगर मनी जो आपको गिफ्ट में मिली है वो 50,000 से ज़्यादा की, पूरे साल में कितनी है जो गिफ्ट में मिली है, 50,000 से ज़्यादा की है, तो पूरी की पूरी मनी क्या हो जाएगी आपकी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लो आपको करंट ईयर में 60,000 की मनी गिफ्ट में मिली, तो पूरी 60,000 टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसा मत करना कि 50,000 की एग्जामिशन लिमिट दे दोगे, 50,000 एग्जामिशन लिमिट नहीं है। जैसे ही 50,000 से ज़्यादा की 1 रुपये भी ज़्यादा मिल गया आपको, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि 60,000 मिला तो 50,000 एग्जाम, 10,000 टैक्सेबल, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आपको 50,000 से ज़्यादा की मनी मिली तो एंटायर मनी टैक्सेबल होगी। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है, मनी अपन चेक कैसे करेंगे, ये एग्रीगेट चेक करेंगे। एग्रीगेट मतलब मान लो आपको 5% से मनी गिफ्ट में मिली करंट ईयर में 12,000 रुपये की, 12,000 ईच की आपको 5% से मिली, तो इंडिविजुअल तो 12,000 मिली है, लेकिन अपन एग्रीगेट करेंगे 12,000 इंटू 5 कितना हुआ, 60,000। तो एग्रीगेट कितना हुआ, 50,000 से ज़्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 से ज़्यादा हो गया टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्रीगेट चेक करते हैं मनी के केस में। दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको शेयर्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट में मिली, तो मान लो ज्वेलरी आपको गिफ्ट मिली बिना कंसिडरेशन के मिली, मतलब बिल्कुल फ्री में मिल गई, और उस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो पूरी की पूरी एफएमवी, एंटायर एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी। तो मान लो आपको 80,000 की ज्वेलरी, या मान लो 70,000 की ज्वेलरी, 70,000 की ज्वेलरी आपको मिली, गिफ्ट में मिल गई, 70,000 एफएमवी की ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिली, तो पूरी 70,000 टैक्सेबल हो जाएगी, पूरी 70,000 टैक्सेबल हो जाएगी। और यहाँ भी अपन एग्रीगेट चेक करते हैं। एग्रीगेट कैसे, मान लो आपको 5% से ज्वेलरी मिली, 20,000 ईच की, 20,000 ईच की आपको 5% से ज्वेलरी मिली, तो इंडिविजुअल तो 20,000 हो गया, लेकिन एग्रीगेट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 50,000 से ज़्यादा हो गया तो पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ भी एग्रीगेट चेक करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है मूवेबल प्रॉपर्टी में, मतलब इनएडुकेट कंसिडरेशन। इनएडुकेट कंसिडरेशन मतलब 1 लाख की ज्वेलरी आपको मान लो 30,000 में मिल गई, 1 लाख की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, 1 लाख की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, तो डिफरेंस अमाउंट देखो कितना है, 1 लाख की ज्वेलरी, 1 लाख एफएमवी की ज्वेलरी 30,000 में किसी ने दे दी, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया, 1 लाख माइनस 30,000, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन 70,000 का डिफरेंस अमाउंट आ गया। तो एक तरीके से गिफ्ट कितना हो गया, 1 लाख की ज्वेलरी 30 में मिल गई, तो गिफ्ट कितना हो गया बताओ, गिफ्ट वाला पोर्शन कितना हो गया, 70 का हो गया। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा डिफरेंस अमाउंट टैक्स हो जाएगा। 1 लाख की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, तो 1 लाख माइनस 30 70,000, 70,000 50 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा 70,000 क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। मान लो 1 लाख की ज्वेलरी आपको 80,000 में, क्या 20,000 में मिल गई, 1 लाख की ज्वेलरी 20,000 में मिल गई आपको, तो 80,000 का क्या है आपका डिफरेंस अमाउंट आया। 80,000 देखो 50,000 से ज़्यादा है, पूरा का पूरा डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ये था मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिली, बिना कंस्ट्रक्शन की मिली, बिल्कुल फ्री में मिली। तो अगर आपको लैंड या बिल्डिंग मिली है, बिना कंस्ट्रक्शन मिली, और उस लैंड या बिल्डिंग की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, क्या चेक करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखेंगे अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, और वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी, 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी एसडीवी टैक्स हो जाएगी, पूरी की पूरी एसडीवी क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। जैसे मान लो आपको एक लैंड गिफ्ट में मिला, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 80,000 की, तो पूरा 80,000 क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यहाँ एग्रीगेट नहीं करते। जैसे मान लो आपको 2 लैंड गिफ्ट में मिले, एक लैंड की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 30,000, एक की थी 40,000। अब 30,000 40,000 इंडिविजुअल तो क्या है, लिमिट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अपन एग्रीगेट कर देंगे तो 30 + 40 70 हो जाएंगे, लिमिट को क्रॉस कर देंगे, 50 की लिमिट को क्रॉस कर देंगे, मतलब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ अपन पर प्रॉपर्टी देखते हैं, पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। तो 2 लैंड मिली, एक की 30,000 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक की 40,000 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों गिफ्ट में मिली आपको। तो कैसे चेक करोगे, एग्रीगेट नहीं करोगे, यहाँ पे पर प्रॉपर्टी चेक करोगे, पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है या नहीं है। पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगला केस, आपको जो लैंड और बिल्डिंग मिली है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब एक लैंड की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी या बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 15 लाख, और वो आपको 10 लाख में मिल गई। 15 लाख की बिल्डिंग आपको 10 लाख में मिल गई, 15 लाख की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बिल्डिंग 10 लाख में मिल गई, तो क्या होगा, तो अपन देखेंगे डिफरेंस अमाउंट, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में देखते थे वैसे ही डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। 15 लाख स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी, 10 लाख में मिल गई, तो 5 लाख का एक तरीके से क्या होगा, गिफ्ट हो गया। गिफ्ट वाला पोर्शन कितना होगा, 5 लाख। तो जो डिफरेंस अमाउंट अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, पहली कंडीशन तो क्या है, इसमें 2 केस है। पहली कंडीशन तो क्या, ये डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा, और दूसरा कंडीशन एक और है, ये जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सेल प्राइस का मोर देन 110%, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का मोर देन 110% है, तब जाके डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको 10 लाख में बिल्डिंग मिल गई,
बिल्डिंग की बात हो रही है, 10 लाख में आपको मिल गई और उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 15 लाख। 15 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में मिल गई, 15 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में मिल गई, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया? 5 लाख का आ गया। 5 लाख का क्या हो गया? एक तरीके से आपको गिफ्ट मिला, तो डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे? जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सेल प्राइस का, जो सेल प्राइस थी या प्राइस थी या कंसिडरेशन था, उस सेल प्राइस का, उस कंसिडरेशन का मोर देन 110% होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो गैप है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। 10% का टोलरेंस बैंड दे रखा है, 10% से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे सेल प्राइस 10 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है, 150% है यहाँ तो डिफरेंस 50% का इन दोनों के बीच में। 150% है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का कितना है? 150%, मतलब मोर देन 110% है, मोर देन 110% है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का मोर देन 110% है, 150% है यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और जो डिफरेंस है मतलब क्या बोलते हैं, टोलरेंस बैंड है 50% का, यहाँ पे 10% का होना चाहिए, 50%। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है वो मान लो होती है 10.80 लाख, मतलब 10,80,000 होती है, 10,80,000, और आपको 10,80,000 वाली जो बिल्डिंग है वो 10 लाख में मिल गई। 10,80,000 की बिल्डिंग आपको 10 लाख में मिल गई, तो बताओ डिफरेंस कितना आया? 10,80,000 की बिल्डिंग 10 लाख में मिल गई, 80,000 का आपको एक तरीके से गिफ्ट मिल गया, 80,000 वाले पोर्शन का गिफ्ट मिल गया आपको। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या? तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है सेल प्राइस का मोर देन 110% होनी चाहिए। देखो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का कितना है? यहाँ है 108%, मतलब इन दोनों का गैप देखो 80,000 का ओनली है, 8% का गैप है, ओनली 8% का गैप है, इस लिमिट के अंदर अंदर गैप है, मोर देन 110% नहीं है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ओनली 108% है। इन दोनों का गैप कितना है? ओनली 8% का गैप है। तो दूसरी वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो बताओ डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या? 50,000 से ज़्यादा होने के बाद भी ये टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से ज़्यादा होने के बाद भी टैक्सेबल नहीं होगा। आप बोलोगे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में दूसरी कंडीशन क्यों डाल दी? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, ये क्यों डाल दी? तो आपने एक सेक्शन पढ़ा था 50C याद हो आपको कैपिटल गेन में, वो क्या बोलता था? अगर सेलर लैंड या बिल्डिंग सेल करता है तो उसके लिए अपन सेल कंसिडरेशन बताओ कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर करते हैं सेलर के लिए, यही तो करते हैं, सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर करते हैं। लेकिन उसमें एक नोट था, नोट क्या था? अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है, तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और सेल प्राइस को ही सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। उसमें एक नोट था कि अगर सेल प्राइस का जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना वो सेल प्राइस का अप टू 110%, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस का जो गैप है 10% का, मतलब एक टोलरेंस बैंड दे रखा था 10% का, कि 10% तक का गैप है, तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और सेल प्राइस को ही सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। तो अगर मान लो इन दोनों का गैप कितना हुआ? 10% के अंदर अंदर हुआ, तो जब सेलर है, सेल करने वाला जो है, जिसके हैंड्स में कैपिटल गेन निकलेगा, उसके हैंड्स में क्या होगा? सेल प्राइस क्या मानेंगे अपन? 10 लाख मानेंगे। सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? 10 लाख ही मानेंगे। इस कारण जो बायर खरीदने वाला है, जिसके हैंड्स में गिफ्ट टैक्सेबल होगा, उसके हैंड्स में ये कंडीशन लगा दी, उसके हैंड्स में भी लगा दी, उसके लिए भी सेल कंसेशन कितना माना जाएगा? 10 ही माना जाएगा। 10% का एक टॉलरेंस बैंड दे रखा है कि 10% तक एरर हो सकता है, 10% तक इनमें गैप आ सकता है। तो जो खरीदने वाला बायर है उसके लिए भी सेल अमाउंट कितना माना जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में मिली, गिफ्ट हुआ ही। 10 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में मिली, गिफ्ट हुआ ही, क्योंकि अपन वहाँ देखे थे 50C में 10% का टोलरेंस बैंड, तो यहाँ ये कंडीशन इसलिए दे रखी है। इसके बाद दे रखा है एक नोट और दे रखा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का। यहाँ पे अगर मान लो आपको क्वेश्चन में 2 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, एग्रीमेंट के दिन की भी दे रखी है, रजिस्ट्रेशन के दिन की भी दे रखी है। वैसे तो अपन क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के दिन की लेते हैं, लेकिन आपको 2 दे रखी है, एग्रीमेंट वाले दिन की भी और रजिस्ट्रेशन वाले दिन की भी। अब यहाँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लोगे? ये सब गिफ्ट निकालने के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लोगे? सेम सेक्शन 50C की तरह लेंगे। 50C में तो देखा तो ना अपन ने, अगर बाहर क्या करता है, होल या पार्ट कंसिडरेशन ओनर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट अकाउंट पे ही चेक DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर देता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अपन एग्रीमेंट वाले दिन ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अपन रजिस्ट्रेशन वाले दिन की ले लेंगे। सेम टू सेम 50C सेक्शन 50C जो कैपिटल गेन में देखा था, सेम टू सेम उस अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अब इसमें देखो मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी में एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, इनमें एग्रीगेट करने का एक स्पेशल पॉइंट है। मान लो आपको गिफ्ट मिला, एक तो मनी मिली गिफ्ट में, करंट ईयर में मनी मिली 30,000 की, और एक ज्वेलरी गिफ्ट में मिली, मान लो ज्वेलरी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली 40,000 की। बताओ टैक्सेबल होगी? हाँ टैक्सेबल हो जाएगी। अपन मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का एग्रीगेट करते हैं, ऐसा नहीं कि मनी का अलग एग्रीगेट करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का अलग। मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी जितने पर्सन से मिली एक पर्सन को, तो सबका एग्रीगेट करते हैं।
तो टोटल हुआ मान लो ये 70,000 का। तो 50,000 से ज़्यादा हो गया, क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होता है, मिला के एग्रीगेट होता है, दोनों का मिला के एग्रीगेट होता है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीगेट नहीं होता, इसको बिल्कुल सेपरेट रखते हैं और इसको पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। किसको, लैंड और बिल्डिंग को, अगर लैंड और बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिलता है। बाकी मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी का अपन क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। जितना भी करंट ईयर में आपको रिसीव हुआ सबका टोटल ले लेते हैं, फिर देखते हैं वो 50,000 से ज़्यादा है या नहीं, पूरा एग्रीगेट देखते हैं। अब प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ बता रखी है, जो रेसिपिएंट है प्रॉपर्टी, रेसिपिएंट मतलब जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिल रही है उसके लिए वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो यहाँ टैक्सेबल नहीं है। जैसे मान लो एक पर्सन है जो शेयर्स का बिजनेस है, उसको शेयर्स गिफ्ट में मिल रहे हैं, शेयर्स गिफ्ट में मिल रहे हैं, तो बताओ यहाँ टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। शेयर्स गिफ्ट मिल रहे हैं, शेयर्स का बिजनेस करता है तो शेयर्स कहाँ चले जाएंगे, पीजीबीपी हेड में चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। ऐसे मान लो एक बंदे का लैंड और बिल्डिंग का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसको लैंड और बिल्डिंग गिफ्ट में मिल रहे हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसको लैंड और बिल्डिंग गिफ्ट में मिल रहा है, तो लैंड बिल्डिंग उसके लिए हो गए स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ नहीं आएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, पीजीबीपी हेड में। तो रेसिपिएंट के लिए होना चाहिए कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट में देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैपिटल गेन हेड में तो सारी चीज़ें आ जाती थी वहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब आ जाता था वहाँ पे, चार चीज़ों को छोड़ के। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दे रखी है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 8 मूवेबल प्रॉपर्टी बता रखी है, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी बता रखी है और 1 मनी बता रखी है। मनी तो अपने देख ली। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें बता रखी है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग बता रखी है। अब इसमें भी एक चीज़ है, बताओ एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो बनेगा क्या, वो प्रॉपर्टी माना जाएगा क्या, वो नहीं माना जाएगा, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल गेन में भी एग्जाम होता है, जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता तो वहाँ क्यों आएगा। तो रूरल एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, उस पर ना तो कैपिटल गेन निकलता, अगर किसी को गिफ्ट में मिलता है तो उसकी इनकम टैक्सेबल भी नहीं होती। उसको जो फ्री में मिला रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो उसकी इनकम नहीं बनता, वो गिफ्ट माना ही नहीं जाता। तो लैंड और बिल्डिंग आएगा लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा। अब आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में 8 चीज़ें बता रखी है यहाँ पे। पहला शेयर सिक्योरिटीज, दूसरा ज्वेलरी, तीसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, चौथा ड्राइंग पेंटिंग, 5वां स्कल्पचर्स, 6वां एनी वर्क ऑफ आर्ट, 7वां बुलियन और 8वां नया पॉइंट है इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, वो भी क्या माने जाएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या, शेयर सिक्योरिटीज, दूसरा ज्वेलरी, तीसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, चौथा ड्राइंग पेंटिंग्स, 5वां स्कल्पचर्स, 6वां एनी वर्क ऑफ आर्ट, 7वां बुलियन और 8वां वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्या होता है मैंने, क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन वगैरह, ये सब बन जाएंगे आपके मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर यही आपको मिलता है गिफ्ट में, 8 तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी और 1 मनी, यही यहाँ गिफ्ट माने जाएंगे और यही यहाँ टैक्सेबल होगी। अगर मान लो आपको कार गिफ्ट में मिली 5 लाख की कार, बताओ आएगी क्या, टैक्सेबल होगी क्या, नहीं होगी टैक्सेबल। आपको 2 लाख का मान लो फ़ोन गिफ्ट में मिला, टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा। आपको 1 लाख की एसी गिफ्ट में मिली, बताओ टैक्सेबल होगी क्या, नहीं होगी। आपको 2 लाख का फ्रिज गिफ्ट में मिला, बताओ टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा। 5 लाख की टीवी गिफ्ट में मिली, बताओ टैक्सेबल होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे वो 50,000 से ज़्यादा टैक्सेबल नहीं होंगी। बस ये 8 मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी और 1 मनी, बस इन्हीं को गिफ्ट माना है। टोटल कितने गिफ्ट माने हैं, 8 + 2 + 1 11 गिफ्ट हैं, टोटल 11 गिफ्ट, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें आगे बता रखा है सेक्शन 56 to 10 जो गिफ्ट वाला सेक्शन है, कुछ केस में अप्लाई नहीं होगा। मतलब कुछ केस में जो गिफ्ट मिलेंगे उनको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, चाहे वो आपको 50 लाख का मिले, चाहे 5 करोड़ का गिफ्ट मिले, कितना भी मिले पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुछ केस में, कौन कौन से केस में एग्जेम्प्ट होगा, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव कौन होता है भी पता चलेगा आपको, तो रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलता है, कितने का भी मिले, चाहे 5 करोड़ का गिफ्ट मिले, चाहे 50 करोड़ का गिफ्ट मिले, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई लिमिट नहीं लगेगी, पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला, अगर आपको शादी में गिफ्ट मिलता है, आपकी शादी हो रही, शादी में आपको गिफ्ट मिलता है, मैरिज पे गिफ्ट मिलता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। खाली ये मैरिज का वर्ड है, ऐसा मत सोचो ना एनिवर्सरी में मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, अगर एंगेजमेंट में मिला तो भी टैक्सेबल होगा। मैरिज पे मिलता है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कितना भी मिले मैरिज पे, कितने भी करोड़ का मिले, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अगर आपको विल या इनहेरिटेंस में मिलता है गिफ्ट, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। डोनर या पेयर की डेथ के कारण मिलता है, विल इनहेरिटेंस में मिलता है या डोनर या पेयर की डेथ के कारण मिलता है, वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निगम वालों से आपको गिफ्ट मिलता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा किसी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से मिलता है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेज, स्कूल, जो इंस्टीट्यूशन 1023C में बता रखे हैं, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, इनसे आपको गिफ्ट मिलता है जो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, या तो 12AA में रजिस्टर्ड है या 12AB में या 1023C में। तो किसी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से मिलता है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, कहाँ पे, 12AA, 12AB, 1023C में, तो उस इंस्टीट्यूशन से अगर आपको गिफ्ट मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। आगे बता रखा है किसी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को गिफ्ट मिलता है, किसी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को गिफ्ट मिलता है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर इंस्टीट्यूशन से मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट, और उस इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को मिलता है किसी भी पर्सन से मिले, वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। आगे बता रखा है कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, किसी इंडिविजुअल ने क्या किया, कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया था, किसी इंडिविजुअल ने कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया था। अगला पॉइंट, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए किसी इंडिविजुअल ने अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया था, क्यों बनाया था, अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया था। तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उस अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को गिफ्ट दे रहा है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा उस अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के एंड से एग्जेम्प्ट होगा।
किसकी बात कर रही है अब मैंने बात करी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट की। तो किसी इंडिविजुअल ने कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया था, क्यों बनाया था? अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया था। तो उस अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को उस इंडिविजुअल से जो भी गिफ्ट मिलेगा पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अगला बता रखा है किसी भी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिला, क्यों मिला? कोविड-19 जो बीमारी है, कोरोना जो बीमारी है, कोविड-19 के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या तो खुद के इलाज के लिए या फैमिली के इलाज के लिए, या खुद के इलाज के लिए या खुद की फैमिली के इलाज के लिए, कोविड-19 के इलाज के लिए अगर किसी भी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिला, मान लो 50,000 रुपये गिफ्ट मिले या 1 लाख मिले या 5 लाख मिले मान लो, तो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अगला बता रखा है किसी पर्सन की डेथ हो गई कोविड-19 के कारण, किसी पर्सन की क्या हो गई? डेथ हो गई कोविड-19 के कारण। अब उसकी फैमिली को अमाउंट मिल रहा है या उसकी फैमिली को गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मनी वगैरह कुछ भी मिल सकता है। तो किसी पर्सन की डेथ हो गई कोविड-19 के कारण, अब उसकी फैमिली को गिफ्ट मिल रहा है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। कब होगा? इसमें बता रखा है या तो एम्प्लॉयर से मिला, जिस पर्सन की डेथ हुई, मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई और मिस्टर ए का जो एम्प्लॉयर था मान लो XYZ लिमिटेड ने उसकी फैमिली को गिफ्ट दिया, कितना भी दिया होता है, 50 लाख रुपए दे दिए हो, चाहे 5 करोड़ दे दिए हो, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, किसी और पर्सन से मिला, एम्प्लॉयर से नहीं मिला, किसी और पर्सन से। मिस्टर ए की डेथ हो गई और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने अमाउंट दिया, कुछ मुआवजा दिया, अमाउंट दिया, एक तरीके से गिफ्ट दिया, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसमें लिमिट लगा दी 10 लाख की। 10 लाख तक मिलता किसी और पर्सन से एग्जेम्प्ट, 10 लाख से ज़्यादा मिलता तो टैक्सेबल। लेकिन एम्प्लॉयर से कितना भी मिले पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट को भी पता है एम्प्लॉयर ज़्यादा देगा नहीं, एम्प्लॉयर इतना दयालु नहीं होता कि वो 10 लाख से ज़्यादा दे देंगे या बहुत ज़्यादा दे देंगे अमाउंट, बिल्कुल कम देंगे एम्प्लॉयर तो। एम्प्लॉयर तो इतने दयालु कोई होता नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी बात पता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी मिला पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। किसी और पर्सन से मिला, किसी और पर्सन मतलब गवर्नमेंट वगैरह दे रही है, गिफ्ट दे रही है, मनी दे रही है, मुआवजा दे रही है, वो 10 लाख तक एग्जाम, 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए कि जो पेमेंट मिलना चाहिए, मतलब जो गिफ्ट मिलना चाहिए, कब तक मिल जाना चाहिए? डेथ की डेट से 12 मंथ्स के अंदर, डेथ की डेट से 12 मंथ के अंदर मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेथ करंट ईयर में हो गई, 4 साल बाद मिल रहा है, तो 4 साल बाद आप तो बोल दोगे कि मेरे को तो जो गिफ्ट मिला है डेथ के कारण मिला था, 4 साल पहले डेथ हुई उसके कारण मिला था, और आप फर्जी के ले लोगे, एग्जामिशन ले लोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, तो ही क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ये दो नए पॉइंट थे, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला और एक ये कोविड के कारण डेथ वाला, कोविड वाले पॉइंट थे दो। अब अपन आते हैं आगे, रिलेटिव। मैंने बताया गिफ्ट अगर आपको रिलेटिव से मिलता है पूरा एग्जाम्प्ट होगा। अब रिलेटिव कौन माने जाएंगे? सबसे पहले इंडिविजुअल देखो रिलेटिव कौन माने जाएंगे। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, अब मिस्टर ए के लिए देखो रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे। पहला स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मिस्टर ए की जो स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो मिस्टर ए के लिए रिलेटिव कौन होगा? मिसेज ए, मिसेज उसकी रिलेटिव बन जाएगी, जो उसकी स्पाउस है वो बन जाएगी रिलेटिव, रिलेटिव मानी जाएगी। इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मिस्टर ए के जो भी भाई बहन है, मिस्टर ए के जो भी भाई बहन है वो बन जाएंगे उसके रिलेटिव। कजिन नहीं आएंगे यहाँ पे, भाई बहन, सगे भाई बहन जो होते हैं ना वही आएंगे, कजिन वगैरह नहीं आएंगे, कजिन वगैरह नहीं आते। इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मिस्टर ए की जो वाइफ है मिसेज ए, मिसेज ए के भाई बहन है वो भी क्या माने जाएंगे? मिस्टर ए के रिलेटिव। तो जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, इसकी वाइफ है मिसेज ए, अब मिसेज ए के जो ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी क्या बन जाएंगे? ये भी मिस्टर ए के रिलेटिव बन जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। मिसेज ए के ब्रदर एंड सिस्टर मतलब एक तरीके से साला साली, मिस्टर ए के क्या लगे? ये साला साली लगे, ये भी उसके रिलेटिव माने जाएंगे। आगे बता रखा है ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मिस्टर ए के जो पेरेंट्स हैं, अगला पॉइंट देखते हैं अपन। मिस्टर ए के पेरेंट्स हैं मदर, फादर, मदर के भी ब्रदर एंड सिस्टर और फादर के भी ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी क्या बन जाएंगे? मिस्टर ए के रिलेटिव बन जाएंगे। मिस्टर ए के पेरेंट्स के, मिस्टर ए का जो मिस्टर ए है उसके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर है, मतलब मदर के भी ब्रदर सिस्टर और फादर के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर क्या लगेंगे उसे? मिस्टर ए के मामा और मौसी लगेंगे, और फादर के ब्रदर सिस्टर क्या लगेंगे? चाचा ताऊ और बुआ, चाचा ताऊ और बुआ लगेंगे, वो भी क्या माने जाएंगे? मिस्टर ए के रिलेटिव माने जाएंगे। लेकिन इसमें बात ध्यान रखना, मिस्टर ए की मान लो वाइफ है मिसेज ए, मिसेज ए के मदर फादर के जो ब्रदर सिस्टर है, बताओ ये भी रिलेटिव बनेंगे क्या? ये नहीं बनेंगे। मिस्टर ए के खुद के जो माँ बाप है, मिस्टर ए के खुद के माँ बाप के जो ब्रदर सिस्टर है, मिस्टर ए के खुद के माँ बाप के जो ब्रदर सिस्टर है वो रिलेटिव माने जाएंगे। लेकिन मिस्टर ए की जो स्पाउस है, स्पाउस के माँ बाप के ब्रदर सिस्टर यहाँ रिलेटिव नहीं बनेंगे, यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ नहीं बनेंगे। हाँ, स्पाउस के खुद के ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं रिलेटिव, खुद के ब्रदर सिस्टर भी बन जाते हैं, स्पाउस के भी ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं, लेकिन स्पाउस के माँ बाप के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के माँ बाप के ब्रदर सिस्टर वो रिलेटिव नहीं बनेंगे। इतने ज़्यादा दूर के जो डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं वो कवर नहीं होते। हाँ, खानदान कवर हो जाता है लेकिन इतने दूर के रिश्तेदार भी कवर नहीं होते इस वाले सेक्शन में। आगे बता रखा है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट कौन होता है? जैसे मान लो मिस्टर ए है, एक तो हो गई मिस्टर ए की पीछे की पीढ़ी, जिसको अपन बोलते हैं लीनियल असेंडेंट, और एक होती है मिस्टर ए की आगे की पीढ़ी,
जिसको अपन बोलते हैं लीनियर डिसेंडेंट। पीछे की पीढ़ी मतलब मिस्टर ए के माँ बाप हो गए, मतलब पेरेंट्स हो गए, इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, परदादा परदादी हो गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब क्या बनेंगे मिस्टर ए के रिलेटिव बनेंगे। पेरेंट्स आ गए इसमें, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, ये सब क्या बन जाएंगे मिस्टर ए के रिलेटिव बन जाएंगे, मतलब पीछे की पीढ़ी। अब मिस्टर ए की जो आगे की पीढ़ी है वो भी उसकी रिलेटिव मानी जाएगी। आगे की पीढ़ी मतलब मिस्टर ए के बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, मिस्टर ए के पोता पोती हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन, और मिस्टर ए के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, ये सब भी क्या बन जाएंगे रिलेटिव। तो मिस्टर ए की आगे की पीढ़ी और मिस्टर ए की पीछे की पीढ़ी, मिस्टर ए की पीछे की पीढ़ी, मिस्टर ए की आगे की पीढ़ी, ये भी क्या बनेगी मिस्टर ए की रिलेटिव बनेगी। अगला पॉइंट दे रखा है पॉइंट नंबर 6, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। मिस्टर ए की वाइफ है मिसेज ए, मिसेज ए के जो लीनियल असेंडेंट है या मिसेज ए के जो लीनियर डिसेंडेंट है, ये भी क्या बनेंगे मिस्टर ए के रिलेटिव बनेंगे। मतलब मिसेज ए के जो असेंडेंट है, मतलब मिसेज ए के जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है मिसेज ए के, मिस्टर ए की स्पाउस के, वो भी मिस्टर ए के क्या बन जाएंगे रिलेटिव बन जाएंगे। अब जो डिसेंडेंट होंगे मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों के सेम ही होंगे, ये अलग थोड़ी होंगे। मिस्टर ए और मिसेज ए जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बच्चे अलग हो गए, पोता पोती अलग हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? देखो ऐसा आज के ज़माने में पॉसिबल है, कलयुग में पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेम ही होंगे। सेम होंगे तो रिलेटिव बनेंगे, अगर सेम नहीं है कलयुग में तो देखो पॉसिबल हो सकता है ऐसा, सेम नहीं है तो भी अपन रिलेटिव मानेंगे। तो खुद के क्या है, खुद के असेंडेंट या डिसेंडेंट वो भी रिलेटिव बनेंगे। स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, असेंडेंट तो अलग होंगे लेकिन डिसेंडेंट जो है वो सेम ही होंगे। मिस्टर ए और मिसेज ए के जो डिसेंडेंट है मतलब बच्चे पोता पोती वो तो सेम ही होंगे, तो वो भी क्या माने जाएंगे रिलेटिव माने जाएंगे। अगला बता रखा है पॉइंट नंबर 2 to 6। पॉइंट नंबर 2 to 6 में अपने देखे थे काफ़ी सारे पर्सन, इसमें जो भी पर्सन देखा था उनकी जो स्पाउस है, उनका जो स्पाउस है वो भी रिलेटिव बन जाएगा। जैसे मान लो मिस्टर ए के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, तो मिस्टर ए का ब्रदर है मान लो मिस्टर बी, ये तो रिलेटिव है पॉइंट नंबर 2 किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग रिलेटिव बन गया। अब ऊपर क्या दे रखा है पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट 2 से 6 में जो भी पर्सन है इनकी जो स्पाउस है, इनकी जो भी स्पाउस है वो भी क्या मानी जाएगी रिलेटिव। तो मिस्टर बी की जो स्पाउस है मिसेज बी मतलब मिस्टर ए की भाभी, मिस्टर ए की भाभी, ये भी क्या मानी जाएगी रिलेटिव मानी जाएगी, ये भी क्या मानी जाएगी रिलेटिव मानी जाएगी। तो पॉइंट 2 to 6 में जो भी पर्सन है इनके जो स्पाउस है ये भी क्या बन जाएंगे रिलेटिव बन जाएंगे। अब इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में सिंपल पॉइंट ही देगा। हाँ कभी कभी कुछ पॉइंट दे देता है जिनको आपको रिलेटिव नहीं मानना। कौन कौन से, एक तो नीस, एक नेफ्यू, एक फ्रेंड्स फियंसे, इनको रिलेटिव नहीं मानना। नीस मतलब भतीजा भतीजी, नेफ्यू भांजा भांजी, फ्रेंड्स दोस्त, और इसके अलावा फियंसे गर्लफ्रेंड वगैरह, ये रिलेटिव नहीं होते। जब तक आपकी वाइफ नहीं बनती स्पाउस तब तक वो स्पाउस नहीं मानी जाती। तो स्पाउस को ही रिलेटिव मानना है, वाइफ को ही रिलेटिव मानना है। फियंसे गर्लफ्रेंड वगैरह रिलेटिव नहीं बनेगी, फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं बनेंगे, नीस नेफ्यू वगैरह कजिन वगैरह ये सब रिलेटिव नहीं बनेंगे। आप चाहे चेक कर लेना इन पॉइंटों को लगा के, इन पॉइंट में कहीं भी कवर नहीं हो रही है नीस नेफ्यू फ्रेंड्स फियंस। तो कभी भी क्वेश्चन में नीस नेफ्यू फ्रेंड फियंसे आ जाए तो आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आपको 50,000 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी, आपको फुल एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अब एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होगा, एचयूएफ का कोई भी मेंबर होगा वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा। अब इसमें कुछ अदर पॉइंट दे रखा है इस सेक्शन में 56 to 10 में, इसमें बता रखा है अगर आपको जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली वो टैक्सेबल हो जाती है आपके हैंड्स में, रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। 56 to 10 के अंदर प्रॉपर्टी जो गिफ्ट में मिली टैक्सेबल हो जाती है। अब मान लो आप उस प्रॉपर्टी को आगे जाके सेल करते हो, आपको गिफ्ट में मिल रही है एक बिल्डिंग, आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो गई, आपने अदर सोर्स की इनकम मान लिया उसको। अब आप उसको आगे जाके सेल करते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे। अपन ने कैपिटल में देखा था अगर आपको गिफ्ट में मिलता है ऐसे केस में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर के ले लेते हैं और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, ये उस कैपिटल गेन वाले पॉइंट को ओवरराइड कर देता है। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है इस केस में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे अगर गिफ्ट आपके हैंड से टैक्सेबल हो जाता है, तो जितना अमाउंट का गिफ्ट टैक्सेबल हुआ, जितनी एफएमवी या जितनी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपके हैंड में टैक्सेबल हुई, वो उसकी क्या बनेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप उस गिफ्ट को बेचोगे। और इस केस में अपन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी इग्नोर कर देंगे और प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था वो भी इग्नोर कर देंगे। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या केस बताया मैंने। मान लो मिस्टर से हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी 2005 में 20 लाख की परचेज की थी। अब इसने गिफ्ट दिया मिस्टर रोहित को। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक बार पहले तो मिस्टर मोहन को दिया मान लो, और मिस्टर मोहन इसका बेटा है मिस्टर श्याम ने 10 जुलाई 2021 को गिफ्ट में दिया, और जिस दिन गिफ्ट दिया इस बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख की। अब सबसे पहले बताओ मिस्टर श्याम के हैंड में ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मैंने बताया था ट्रांसफर अंडर गिफ्ट ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा मिस्टर श्याम के हैंड से। मिस्टर मोहन को गिफ्ट मिला होता, मिस्टर मोहन के हैंड में टैक्सेबल होगा क्या गिफ्ट, नहीं होगा टैक्सेबल। क्यों नहीं होगा टैक्सेबल, वैसे तो 50 लाख है, टैक्सेबल हो जाना चाहिए, लेकिन गिफ्ट मिला है रिलेटिव से तो गिफ्ट पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। बेटे को गिफ्ट मिला है बाप से, बेटे को गिफ्ट मिला है बाप से, तो मोहन को गिफ्ट मिला है श्याम से, तो रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो 50 लाख का जो गिफ्ट मिला है मोहन के हैंड से क्या होगा एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्प्ट हो गया
तो ये 56 to 10 में टैक्सेबल नहीं हुआ, बात खत्म। अब मोहन आगे जाके इस प्रॉपर्टी को 80 लाख में सेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 80 लाख में सेल कर रहा है। मोहन के लिए अपन सेल अमाउंट ले लेंगे, मिस्टर सी को सेल किया 80 लाख में, सेल अमाउंट ले ली 80 लाख। कॉस्ट क्या लोगे बताओ? मिस्टर मोहन के एंड में गिफ्ट टैक्सेबल हुआ था क्या? जब उसको गिफ्ट मिला था टैक्सेबल नहीं हुआ था, क्योंकि मोहन रिलेटिव था श्याम का, बेटा था श्याम का, तो रिलेटिव था तो टैक्सेबल नहीं हुआ था। तो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कैपिटल गेन में पढ़ा था अपन ने, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेंगे 20 लाख। 20 लाख में परचेज की थी श्याम ने, 20 लाख हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और 2005 में श्याम ने परचेज की थी, तो 2005 से लेकर के करंट ईयर में मोहन मान लो सेल कर रहा है, करंट ईयर तक का अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग में ले लेंगे, मतलब प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड कर लेंगे, कैपिटल गेन का प्रोविजन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस कब क्या होगा? मान लो मिस्टर श्याम ने जो गिफ्ट दिया वो दिया मिस्टर रोहित को, और मिस्टर रोहित क्या है? फ्रेंड है श्याम का। मिस्टर श्याम और रोहित में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। श्याम ने अपने 20 लाख में जो बिल्डिंग परचेज की थी वो गिफ्ट में दी थी रोहित को, जो उसका फ्रेंड था। जिस दिन गिफ्ट में दी, उस दिन उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख। अब बताओ श्याम के आंसर ट्रांसफर माना जाएगा क्या? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि गिफ्ट में दिया गया, किसी को भी दिया गिफ्ट श्याम ने। कैपिटल गेन में अपने नहीं देखा था कि रिलेटिव को देना चाहिए, कैपिटल गेन में देखा था ट्रांसफर अंडर गिफ्ट विल, सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माना जाता, किसी को भी दे जाए गिफ्ट। तो श्याम के हैंड से कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, लेकिन रोहित के हैंड से बताओ क्या होगा? इनकम निकल जाएगी, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी, 50 लाख की गिफ्ट की इनकम बन जाएगी। 50 लाख की प्रॉपर्टी मिली, 50,000 से ज़्यादा है, रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता, तो 50 लाख की क्या हो जाएगी? अदर सोर्स की 56 to 10 में इनकम बन जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इनकम रोहित के हैंड से जो गिफ्ट मिला। अब रोहित के हैंड से गिफ्ट टैक्सेबल हो गया। अब रोहित मान लो इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को आगे जाके सेल कर देता है मिस्टर सी को 80 लाख में, तो बताओ क्या करोगे? सेल अमाउंट तो आप 80 लाख ले लोगे, कॉस्ट क्या लोगे? इस केस में अपन प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है 20 लाख, तो कैपिटल गेन वाला प्रोविजन है उसको इग्नोर करेंगे, उसको भूल जाएंगे उसके प्रोविजन को। मिस्टर रोहित ने ऑलरेडी 50 लाख पे टैक्स दे दिया, ऑलरेडी 50 लाख पे टैक्स दे दिया, तो 50 लाख क्या मानेंगे? कॉस्ट मानेंगे। 50 लाख का जो गिफ्ट मिला था उसके ऊपर क्या मान लेंगे? कॉस्ट मान लेंगे। और पीरियड ऑफ होल्डिंग में अपन प्रीवियस ओनर का इग्नोर नहीं क्या करेंगे? इग्नोर नहीं करेंगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग में अपन इग्नोर कर देंगे। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट करेंगे? जिस दिन रोहित के पास प्रॉपर्टी आई थी, मतलब जिस दिन उसको गिफ्ट मिला था, डेट ऑफ गिफ्ट से जिस दिन वो सेल कर रहा है, डेट ऑफ गिफ्ट से डेट ऑफ सेल ले लेंगे, डेट ऑफ गिफ्ट से डेट ऑफ सेल का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, प्रीवियस ओनर का इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ओनर का इग्नोर कर देंगे, क्योंकि गिफ्ट क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया रोहित के हैंड्स में। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ था इनके बीच में, गिफ्ट वाला ट्रांजेक्शन, ये यहीं खत्म हो गया, यहीं टैक्सेबल हो गया, तो यहीं खत्म हो गया। तो पुराना सब चीज़ें भूल जाओ, पुरानी सब चीज़ें भूल जाओ, ये खत्म हो गया। अब मिस्टर रोहित की प्रॉपर्टी बन गई, ये 50 लाख उससे टैक्स दे दिया, 50 लाख की इनकम उसने मान ली, 50 लाख की इनकम पे उसने टैक्स भी दे दिया, 10 की इनकम बन गई। तो रोहित के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? 50 लाख बनेगी। जितना भी गिफ्ट टैक्सेबल हुआ वो उसकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये था एक स्पेशल पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया। अगला पॉइंट है, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, कुछ भी गिफ्ट मिलता है, चाहे फ़ोन मिलता है, चाहे आपको लैपटॉप मिलता है, कुछ भी मिलता है, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है वो कभी भी अदर सोर्स में नहीं आता। और वहाँ सब चीज़ें कवर्ड है, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ लैपटॉप कवर्ड नहीं है या फ़ोन कवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे फ्रिज मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो परक्यूसिट माना जाता है। सैलरी हेड में क्या माना जाता है? वो परक्यूसिट माना जाता है। तो परक्यूसिट मान के वो सैलरी की इनकम बनता है, वो अदर सोर्स में आता ही नहीं है। तो एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है वो सैलरी हेड में जाता है, यहाँ नहीं आता, वो गिफ्ट यहाँ नहीं आता। आगे बता रखा है अपने टोटल ऊपर 11-12 पॉइंट देखे थे, इनके अलावा भी कोई और इनकम है। इन जो अपने 11-12 पॉइंट देखे, इनके अलावा ऊपर लगभग 11 पॉइंट देखे अपन ने, उनके अलावा भी अगर आपको कोई और इनकम हो रही है जो बाकी के हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट भी नहीं है, वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। जैसे आपको मान लो खेती की इनकम होती है, इंडिया में होती है तो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट होती है सेक्शन 10(1) में, लेकिन इंडिया के बाहर से खेती की इनकम है, इंडिया के बाहर से खेती की इनकम है, वो आपकी अदर सोर्स की इनकम होती है। कभी कभी आप क्या करते हैं, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं, छोटे मोटे बच्चों को बुला के ट्यूशन देने लग जाते हो। मान लो आपकी आर्टिकल भी चल रही है, ट्यूशन देने लग गए आप ऐसे ही पार्ट टाइम, तो ट्यूशन की इनकम कहाँ दिखाते हो आप? अदर सोर्स में। आपका कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे ही आपने पार्ट टाइम में 1-2 घंटे ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, तो कहाँ जाती है? अदर सोर्स में आ जाती है। ऐसे मान लो आपने क्या किया, साल में 1-8 बार कॉपी चेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉपी चेकिंग करने लग गए आप, या तो इंस्टीट्यूट की कॉपी चेक करने लगे आप, तो वो कॉपी चेकिंग से जो इनकम होगी कहाँ आएगी? अदर सोर्स की इनकम, जो बाकी 4 हेड में जाती नहीं है और इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है, कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में आ जाएगी। यहाँ तक अपने देख लिया। इसके बाद इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि रॉयल्टी वगैरह की जो इनकम होती है पेटेंट वगैरह पे, अगर पीजीबी हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाती है। तो बाकी 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है इनकम, और इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है कोई भी इनकम बाकी, चाहे कोई इलीगल इनकम भी है, जैसे आप स्मगलिंग वगैरह से इनकम करते हो, कहाँ आती है? वो सब अदर सोर्स में दिखा देते हैं। ब्लैक मनी की इनकम कहाँ दिखाते हैं? अदर सोर्स में दिखाते हैं, अदर सोर्स में दिखाते हैं। अब आ जाओ एक न्यू सेक्शन देखेंगे अपन, अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। सेक्शन 115 BBH, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपके पास कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट था, वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट को हम बोलेंगे वीडीए था आपको, और वीडीए को आपने सेल कर दिया या ट्रांसफर कर दिया और उससे आपको इनकम हो रही है। आपके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट था। आप बोलोगे वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? ये होता है क्रिप्टो करेंसी, मतलब बिटकॉइन वगैरह, ये होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, क्या दे रखी है देखो, पढ़ लो। एनी इन्फॉर्मेशन कोड नंबर टोकन, एनी इन्फॉर्मेशन कोड नंबर टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स,
पहला तो ये दे रखा है इसमें एक पॉइंट, इसका मतलब होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह जो होते हैं ना, बिटकॉइन, डोज कॉइन, पता नहीं कितने कितने कॉइन आते हैं, फालतू फालतू चीज़ें आती हैं। एक तो ये होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट, दूसरा है एनी नॉन फंजिबल टोकन और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर। ये दूसरा स्पेशल है, इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, वैसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ आपको। क्या है नॉन फंजिबल टोकन? NFT बोलते हैं इसको। ये नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? नॉन फंजिबल मतलब होता है नॉन एक्सचेंज वाला, नॉन एक्सचेंज वाला। अब मैं आपको समझाता हूँ नॉन एक्सचेंज क्या हुआ। ये एक होता है एक्सचेंज, एक होता है फंजिबल जिसको बोलते हैं एक्सचेंज, जिसको आराम से एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास 2 नोट है 10-10 के और एक सामने वाले के पास 20 का नोट है, तो आप अपने 2 नोट 10 के दोगे, उससे 20 का नोट ले लोगे, तो 2 नोट जो 10-10 के वो क्या है? फंजिबल, उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। उन 20 के नोट के बदले में आप 2 नोट दे दोगे तो एक्सचेंज हो गया। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे मान लो आपके पास एक iPhone 13 है, सामने वाले के पास भी iPhone 13 है, 128 GB वाला iPhone 13 आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी। ये मान लो आपके पास 128 GB वाला iPhone 14 है, सामने वाले के पास भी 128 GB का iPhone 14 है, तो आप अपना iPhone उसको देके उसका iPhone ले सकते हो। एक्सचेंज है, वो भी एक्सचेंज कर सकते हो, वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये हो गए फंजिबल। अभी नॉन फंजिबल क्या होता है? नॉन फंजिबल मतलब कोई यूनिक आइटम आपके पास। यूनिक आइटम कैसे? आपके पास एक iPhone 14 है, आपने क्या किया, उस पर कुछ चित्रकारी कर ली, कुछ फोटो वगैरह बना ली, चित्रकारी कर लिया, तो या उस पर कुछ गोल्डन प्लेट लगवा दिया आपने, मान लो गोल्डन प्लेट लगवा दी। या क्या किया, आप मोदी जी के पास गए और उनके साथ सेल्फी खींच लिया, आपके कोई कनेक्शन थे उनके साथ, तो उनके साथ जाके आपने उस फ़ोन से सेल्फी ले ली एक, तो ऐसा काम कर लिया। अब वो आपका iPhone क्या बन गया? यूनिक बन गया। चित्रकारी कर लिया आपने, गोल्डन प्लेट लगवा दी उसके ऊपर, मोदी जी के साथ आपने सेल्फी ले ली उस iPhone के साथ, तो वो iPhone क्या बन गया? आपका यूनिक बन गया। अब आप उसको कोई बाकी नॉर्मल जो iPhone है, बाकी नॉर्मल iPhone 14 उससे भी रिप्लेस नहीं कर सकते। वो बन गया, क्या बन गया? वो नॉन फंजिबल बन गया, वो यूनिक बन गया। अब उस यूनिक आइटम का आपने क्या किया? उसको सेल नहीं किया, उस यूनिक आइटम का, वो जो यूनिक iPhone जो बन गया उसका आपने डिजिटल टोकन बना दिया। क्या बना दिया? डिजिटल टोकन बना दिया, और वही बनता है NFT, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब नॉन एक्सचेंज है वो iPhone, और उसका टोकन बना दिया, डिजिटल टोकन बना दिया, डिजिटल टोकन बना दिया एक, और उस टोकन को सेल कर रहे हो, वो बनेगा नॉन फंजिबल टोकन। वो भी क्या माना जाएगा? वर्चुअल डिजिटल एसेट। या मान लो आपने कोई यूनिक पेंटिंग बनाई और उसका आपने डिजिटल पेंटिंग सेल नहीं कर रहे, आप उसका डिजिटल टोकन सेल कर रहे हो, वो बन गया NFT, वो बन गया NFT, वो बन गया NFT। तो कुछ भी यूनिक आइटम आपके पास, बिल्कुल यूनिक, जो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई यूनिक आइटम है जो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई यूनिक आइटम है जो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, उसका आपने डिजिटल टोकन बना दिया, डिजिटल टोकन बना दिया, उस टोकन को सेल करते हो, उस टोकन को ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी क्या है? वो भी यहाँ कवर हो जाएगा 115 BPH में। आप बोलोगे ये टोकन कौन खरीदेगा? देखो, दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, भयंकर लोग मूर्ख हैं दुनिया में, समझदार लोग कम है, मूर्ख लोग ज़्यादा है दुनिया में। तो अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ, मूर्ख लोग कैसे कैसे हैं। जो ट्विटर का CEO है ना, ट्विटर का CEO, उसने क्या किया? अपने फर्स्ट ट्वीट का, जो उसने ज़िंदगी में पहला ट्वीट किया था अपना, ट्विटर के CEO ने जो अपना पहला ट्वीट किया था, उसका उसने NFT बना दिया, उसका डिजिटल टोकन बना दिया, फोटो लेके कैसे भी बना दिया, डिजिटल टोकन बना दिया, उसको 18 करोड़ रुपए में सेल कर दिया, 18 करोड़ में। मूर्ख लोग थे, किसी ने खरीद लिया। तो क्या करेंगे लोग, मूर्ख लोग? एक जना खरीदेगा, वो आगे को सेल करेगा, वो आगे सेल करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो सबसे पहले का है मिस्टरी पर्सन, इसके पास कोई यूनिक आइटम था, यूनिक पेंटिंग वगैरह थी, कुछ भी यूनिक आइटम था जो नॉन फंजिबल था, जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, इसने क्या किया? टोकन बना दिया। कैसा टोकन? डिजिटल टोकन बना दिया। मतलब एक तरीके से क्या बन गया? NFT बन गया, नॉन फंजिबल टोकन। अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए को पता है दुनिया में काफ़ी सारे लोग मूर्ख हैं, उसने इस टोकन को मिस्टर बी को सेल कर दिया। मान लो सेल कर दिया 1 लाख में। मिस्टर ए को पता है ऐसे मूर्ख लोग हैं, टोकन वगैरह खरीद लेंगे। खाली टोकन सेल किया, आइटम सेल नहीं किया, यूनिक आइटम, उसका टोकन बना के सेल कर दिया, टोकन बना के सेल कर दिया। मिस्टर बी ने खरीद भी लिया। मूर्ख लोग कम नहीं है इंडिया में। मिस्टर बी को भी पता है कि ये तो मूर्ख है, लेकिन इससे बड़े मूर्ख भी हैं, इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में है, इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में है। तो मिस्टर बी ने क्या किया? इस टोकन को, एक बड़ा मूर्ख था मिस्टर सी, उसको सेल कर दिया मान लो 3 लाख रुपए में। अब मिस्टर सी को भी पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है मूर्ख में, इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में, इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में, वो खरीद लेंगे इसको। तो मिस्टर सी ने क्या किया? उसे खरीद लिया पहले तो, और अब मिस्टर सी ने भी इसको चेप दिया मिस्टर डी को, एक बड़ा और मूर्ख मिल गया मिस्टर डी, इसको सेल कर दिया 5 लाख। तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे सेल होती रहती है और इनकम होती रहती है लोगों को। ये विदेशों में ज़्यादा चलता था, लेकिन आजकल इंडिया में भी चलने लग गया, क्योंकि इंडिया में मूर्ख लोग हैं, तो इंडिया में भी चलने लग गया ऐसा काम। तो उसका टैक्सेशन की यहाँ बात हो रही है, नॉन फंजिबल टोकन। तो एक तो क्रिप्टो करेंसी, एक तो बिटकॉइन वगैरह हो गया, और एक ये नॉन फंजिबल टोकन हो गया। कोई यूनिक आइटम का आपने टोकन बना दिया और उसको सेल करते जा रहे हो, उसको आपने सेल किया, फिर आगे सामने वाले ने सेल किया, तीसरे को, तो तीसरे वाले ने चौथे को सेल किया। तो इनकम हो रही है सभी को जो इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल होगी सेक्शन 115 BPH में।
तो ऐसे ही ट्विटर के सीईओ ने क्या किया, अपना ट्वीट का डिजिटल टोकन बनाया, उसको 18 करोड़ रुपये में किसी को चीप दिया, 18 करोड़ रुपये में चीप दिया, क्योंकि जो खरीदने वाला था उसको पता है कि उससे बड़े मुल्क भी दुनिया में, वो उसको 20 करोड़ में खरीद लेंगे, कोई जो बड़ा मुल्क मिलेगा वो उसको। तो ऐसे लोग करते हैं। आप बोलोगे डिजिटल टोकन खरीदने से होगा क्या? इससे क्या होगा कि जैसे मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा, तो सबसे पहले मिस्टर बी के पास क्या आ जाएगा, इस टोकन का राइट आ जाएगा। टोकन मतलब ये यूनिक आइटम जो है मिस्टर ए के पास, इस आइटम का राइट आ जाएगा मिस्टर बी के पास। अब मिस्टर बी इस आइटम को कैसे भी यूज़ कर सकता है, इसको आगे सेल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट आ जाएगा। इस आइटम को यूज़ करने का एक तरीके से राइट आ जाएगा। जैसे ट्विटर के सीईओ ने अपना पहला ट्वीट सेल कर दिया, तो जिस पर्सन ने ट्वीट खरीदा होगा उसके पास क्या है, ट्विटर के सीईओ का जो पहला ट्वीट था वो कहीं भी यूज़ कर सकता है, कहीं भी यूज़ करने का राइट आ जाएगा, किसी मूवी में कहीं भी यूज़ करने का राइट आ जाएगा, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं उस ट्वीट को। तो ये बड़े बड़े जो मूर्ख लोग होते हैं वही काम करते हैं ऐसे, क्योंकि उनको पता है कि और भी बड़े बड़े मूर्ख दुनिया में बैठे हुए हैं, इस कारण ये चीज़ें चलती नहीं, ये चीज़ें कभी चलती नहीं। ये सब चीज़ें मूर्ख बनाने वाली चीज़ें हैं, काम की चीज़ें नहीं हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी आपको पता है, ये भी एक सट्टा ही है एक तरीके से। इंडिया में तो पूरी तरह से लीगल भी नहीं है चीज़, लेकिन जो है सो है। अपन को तो इसका टैक्सेशन वगैरह पढ़ना है। ये ऐसे मूर्खता वाले काम आपको नहीं करने, इन कामों में कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मूर्ख लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा। ये मूर्ख लोगों को पता है कि कौन मूर्ख बन सकता है या इससे बड़ा मूर्ख कौन है, वही ये काम करते हैं। आप जैसे लोगों, हम जैसे लोगों के लिए ये काम नहीं बने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इनकम कैसे निकालोगे वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने से? सेल अमाउंट ले लो, मान लो आपने 50 लाख की बिटकॉइन सेल किया, बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं अपन, 50 लाख का बिटकॉइन सेल किया, NFT सेल किया 50 लाख का, तो 50 लाख सेल अमाउंट हो गई। अब इसमें से लेस कर दो कॉस्ट, कितने में परचेज किया था आपने? मान लो आपने पहले परचेज किया था 10 लाख में, परचेज किया था तो आपने खुद ने बनाया था तो कुछ है ही नहीं, लेकिन परचेज किया था तो 10 लाख में परचेज किया था, मान लो 10 लाख लेस कर देना, 40 लाख की आपकी इनकम आ जाएगी। अब इस इनकम पर टैक्स लगेगा 30% की रेट से। स्पेशल रेट लगेगी, कंपल्सरी रेट हमेशा कितने लगेगी? 30% लगेगी। कौन सा 115 BBH में 30% की रेट से इस इनकम पर टैक्स लगेगा। 30% की रेट से इस इनकम को एक तरीके से लॉटरी जैसा इनकम बना गया, कैजुअल इनकम टाइप का बना गया, तो इस पर भी 30% रेट लगा दी और इसमें भी कोई खर्चे का रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोले एक खर्चा, हाँ एक खर्चे का मिल जाएगा, बस वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज जितने में किया था वो मिल जाएगा। हाँ आपने कोई कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे किया, कुछ नहीं मिलेगा। आपने बिटकॉइन परचेज किया था 10 लाख में, 50 लाख में सेल कर दिया, बस 10 लाख का मिलेगा। मान लो बिटकॉइन सेल करते वक्त आपका कमीशन देना पड़ गया था, आपको ब्रोकरेज देना पड़ गया था, तो मिलेगा क्या उनका? कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली जो परचेज अमाउंट है, परचेज अमाउंट जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो परचेज जितने में परचेज किया था, खाली उसी का मिलेगा, खाली उसी का डिडक्शन मिलेगा बस। और आपने सेल्फ जनरेट किया था तो वो भी नहीं मिलेगा, तो खाली सेल जितने में किया वो मिलेगा। तो कोई भी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस जितने में परचेज किया था वो परचेज वाले का मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इस इनकम से 50 लाख का बिटकॉइन सेल किया, 10 लाख में आपने परचेज किया था, 40 लाख की आपकी इनकम आई। इस 40 लाख की इनकम से आप कोई भी लॉस, किसी भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बता रखी है, अगर मान लो आपको वीडियो ट्रांसफर करने से, वीडियो मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने से, बिटकॉइन वगैरह ट्रांसफर करने से अगर आपको लॉस हो जाता है, इनकम की जगह लॉस हो जाता है, आपने सेल कर दिया मान लो 50 लाख में, परचेज किया था आपने 80 लाख में, 30 लाख का लॉस हो गया, आपको लॉस हो जाता है तो क्या होगा? वो लॉस डूब जाएगा, डेड लॉस माना जाएगा। उस लॉस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। पहली बात तो इस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, इस वीडियो को ट्रांसफर करने से अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस क्या माना जाएगा? डेड लॉस माना जाएगा। उस लॉस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे लॉटरी है, सेम टू सेम वैसे ही प्रोविजन है, और कोई प्रोविजन इसमें अलग नहीं। लॉटरी जैसे प्रोविजन है, सेक्शन 115 BB जैसे प्रोविजन है, BBH में कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे एक परचेज जितने में किया था उसका डिडक्शन यहाँ मिल जाता है। लॉटरी में तो कुछ ही नहीं मिलता डिडक्शन, यहाँ परचेज वाली अमाउंट का, अगर आप परचेज करते हो ना, जितने में परचेज किया था, परचेज वाली अमाउंट का आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाता है, बाकी खर्चों का यहाँ नहीं मिलता। अब आप बोलोगे कहाँ दिखाएं इस इनकम को? कहीं दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर देखो स्पेशल रेट लगती है। अगर आप PGBP हेड में दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल गेन में दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर सोर्स में दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इनकम को तो अपन जब टोटल इनकम निकालेंगे उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करके क्या करेंगे? इसका सेपरेट टैक्स निकालेंगे। स्पेशल इनकम है ना, सेपरेट टैक्स निकालेंगे। और जो भी स्पेशल रेट की इनकम होती है, इसमें एक बात ध्यान रखना, इस स्पेशल रेट की इनकम में से कभी भी आपको जो चैप्टर 6A के डिडक्शन होते हैं ना, 80C से लेकर के 80U, वो कभी भी नहीं मिलते, चाहे लिखा हुआ हो नोट में चाहे नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं मिलते स्पेशल रेट की इनकम। चाहे वो कैपिटल गेन की हो, 112 वाली, 112A वाली, 111A वाली, चाहे लॉटरी की हो, चाहे ये वाली हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी नहीं मिलते। ये इनकम पे स्पेशल रेट लगती है। इन इनकम से खर्चे वगैरह का डिडक्शन भी नहीं मिलता और सीधी रेट लग जाती है। बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट वगैरह के बेनिफिट भी इन इनकम से नहीं मिलते। ये सेक्शन तो क्या न्यू आया, तो इसमें ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने लिखे नहीं, बाकी ये पॉइंट कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमन ये पॉइंट यहाँ नहीं लिखे तो नहीं लगेंगे, ये पॉइंट कॉमन है सभी के लिए कि बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट वगैरह का बेनिफिट भी नहीं मिलता स्पेशल रेट की इनकम से। इसके अलावा स्पेशल रेट की इनकम से चैप्टर 6A वाले डिडक्शन भी कुछ भी नहीं मिलते, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम हो, चाहे लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ, आपको देने ही नहीं। ये था
टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्शन 115 BBH, जो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी का बिजनेस है बिटकॉइन वगैरह का, वो PGBP हेड में इसको दिखा देगा, और बाकी लोग इसको अदर सोर्स में दिखा सकते हैं, चाहे तो चाहे कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, कहीं भी दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये था ये चैप्टर पूरा का पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया, सारे प्रोविजन देख लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।